हेलो एवरीवन, मैं हूं आम्रपाली और राइटर्स क्रैम्प वाले वीडियोस की सीरीज का ये थर्ड वीडियो है। और होपफुली अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपके जितने भी डाउट्स हैं राइटर्स क्रैम्प को लेके मोस्ट ऑफ देम सॉल्व हो जाएंगे। ये जो प्रॉब्लम है अगर आपको हो चुकी है, पहली चीज एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये प्रॉब्लम आपको है। अब ये डिसीज है या डिसऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। इस चीज में डिस्कशन में हम ना फंसे तो ये अच्छा होगा, क्योंकि हम कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन हमने किया नहीं है इस चीज में। हम सिर्फ पेशेंट हैं इस प्रॉब्लम के। ओके, सबसे पहले चीज हमने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी चीज, अगर आप अपने आप को कहीं भी गिल्टी फील करते हैं कि आपकी किसी गलती की वजह से ये प्रॉब्लम आपको हुई है, तो प्लीज अपने आप को गिल्टी फील कराना बंद कर दीजिए। क्योंकि दुनिया में कोई भी डिसीज अगर किसी व्यक्ति को होती है, कैंसर तंबाकू खाने से होता है वो एक अलग बात है, लेकिन कोई भी ऐसी रैंडम रेयर प्रॉब्लम किसी व्यक्ति को हो जाती है तो ये कोई ऐसे गलत काम हम क्यों इस तरह का करेंगे अगर हमें पता होगा कि ये इट कुड बी अ रीजन कि हम पे ये बीमारी आ जाए, तो हम क्यों करेंगे वो चीज, राइट। मैंने लास्ट वीडियोस में कुछ सॉल्यूशंस दिए थे कि अगर आपको ये बीमारी है तो आप लेफ्ट हैंड से लिखना ट्राई कर सकते हैं, राइटिंग पोस्चर बदल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे पेन पकड़ के भी लिखते हैं, कुछ लोग इन दोनों फिंगर्स के बीच में पेन रखकर भी लिखते हैं। तो ऐसा कुछ आप ट्राई कर सकते हैं, तो वो आप कर लीजिए। मोटा पेन आप यूज कर सकते हैं, अगर उससे आपका ग्रिप बन रहा है तो ग्रिप जिस पेन से आपका पॉसिबल हो जाए बनना वो आप यूज करिए, ठीक है। बोटॉक्स अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर लीजिए, पर वो कॉस्टली है और अभी तक सक्सेसफुल नहीं है। मैंने काफी लोगों से बात की है जिन्होंने बोटॉक्स ट्राई किया है और किसी ने मुझे कोई अच्छा रिजल्ट उनका निकला हो इस बारे में नहीं बताया, ठीक है। कई लोगों को जेनेटिकली होती है, मुझे जेनेटिकली है ये प्रॉब्लम, बचपन से है, बहुत सालों से है। कई लोगों से मैंने फोन पे बात की है जिनको ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, उनकी फैमिली में किसी को था तो उनको भी है ये प्रॉब्लम। तो आपकी यहाँ कहीं कोई गलती नहीं है। प्रैक्टिस करना किस हद तक जायज है, अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैंने बहुत राइटिंग प्रैक्टिस की है, उसकी वजह से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। जिन लोगों से मैंने बात की उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस ट्राई की, कोई फायदा नहीं हुआ। लेफ्ट हैंड से ट्राई किया है कुछ लोगों ने, उसमें कुछ लोग सक्सेसफुल हैं कुछ लोग नहीं हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी किस हद तक प्रैक्टिस कर सकते हैं और कितना आपके पास टाइम है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एलोपैथिक ट्रीटमेंट से साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैं आपको बता दूं कि एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, फिजियोथेरेपी हो, सब कुछ मैं बहुत ज्यादा करवा चुकी हूँ। फायदा तो कभी किसी से नहीं मिला, बट हाँ ये है कि थोड़े साइड इफेक्ट्स एलोपैथिक के ज्यादा थे। मुझे हेलुसिनेशन फील होने लगे थे उसके कारण, कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही ट्रीटमेंट आपको भी एलोपैथी में दिया जाए डॉक्टर्स के द्वारा जो मुझे दिया गया। तो आप उस पर भी बहुत ज्यादा कोसना बंद कर दीजिए। एलोपैथी तो उनका रूड होना कुछ हद तक जस्टिफाइड भी है, ठीक है, उनको पेशेंट्स के साथ अच्छे से डील करना चाहिए, मैं मानती हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा शायद बिजी रहते हैं, इस वजह से वो ऐसा रूडली बिहेव करते होंगे। और ट्रीटमेंट की जहां तक बात है तो हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग दवाइयां, अलग अलग ट्रीटमेंट सूट करता है एलोपैथी में। तो प्लीज आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन शेयर करना बंद कर दीजिए ग्रुप के ऊपर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई प्रिस्क्रिप्शन के वजह से, अगर कुछ दवाइयों की वजह से आपको फायदा हुआ है तो सेम चीजें कुछ किसी और के ऊपर भी अप्लाई हो। तो प्लीज बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई ना लें, स्पेशली एलोपैथिक दवाइयां। आयुर्वेदिक में भी एक साइड इफेक्ट मैं कहूंगी कि मुझे हुआ था, डाइजेशन वाले इश्यूज मुझे हो गए थे, क्योंकि कुछ च्यवनप्राश जैसा कुछ तो वो देते हैं, एसिड रिफ्लक्स जिसको कहते हैं, वो चीज मुझे होने लगी थी। डायरिया मुझे हुआ था। तो आयुर्वेदिक से भी कुछ साइड इफेक्ट्स तो मुझे लगता है कि शायद एलोपैथी जितने नहीं होते होंगे, बट होते तो हैं। तो जो भी डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास आप जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, चाहे वो किसी भी पैथी से रिलेटेड है, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी से या एलोपैथी से रिलेटेड है, वो आपको बिना दवाई के तो घर भेजेंगे नहीं, ठीक है। तो बीमारी के बारे में अगर उनको पूरे तरीके से नहीं भी पता है तो भी वो आपको एक लैब रेट की तरह ट्रीट करेंगे। जो भी उनके पास, मतलब जो लैब में चूहे नहीं होते जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, हिट एंड ट्रायल वाली चीज कि चलो लेट्स ट्राई दिस मेडिसिन ऑन दिस पर्सन कि ये वर्क करती है या नहीं, तो वो आपको बिना दवाई के तो घर भेजने वाले नहीं है। क्यों नहीं भेजने वाले? क्योंकि उससे उस डॉक्टर की ही इमेज खराब होती है कहीं ना कहीं, कि इसको पता ही नहीं था, इसको समझ ही नहीं आया शायद हमारी बीमारी के बारे में, इसलिए इसने कोई दवाई रिकमेंड नहीं की। तो वो दवाइयां जरूर देंगे। कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो इस बीमारी को डायग्नोस करके दे दे। फिलहाल तक रिसर्च जारी है इन चीजों पे, अभी भी रूट कॉज क्या है उसके बारे में रिसर्च अभी भी जारी है। एक्शन लेना बंद कर दो, पहले पता कर लो इसके बारे में। व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई ना कोई किसी न किसी चीज पे इसमें पीएचडी करने में लगा रहता है कि पता नहीं इसका क्या रीजन रहा होगा, क्यों ये बीमारी होती है। मतलब ऐसे तो कैंसर, एड्स, हर बीमारी के लिए हम ये बोलना शुरू कर देंगे क्योंकि हम मास्टरबेशन को मॉरली रॉन्ग समझते हैं,
हमारे दिमाग में ये धारणा है कि ये चीज़ गलत है, वो भी प्रूफ नहीं है कि ये पूरी तरीके से कितना गलत है, तो आप उस पर पीएचडी करना बंद कर दो। हम मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हमारा ये कहना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि ये चीज़ की वजह से बीमारियां ट्रिगर होती होंगी। ओके, इसकी वजह से कुछ लोगों का रीज़न है कि स्ट्रेस की वजह से होता होगा। आप मुझे ये बताओ कि कौन ऐसा है व्यक्ति आज के डेट में जिसको स्ट्रेस नहीं होता? अगर मुकेश अंबानी से भी पूछोगे तो उनको भी कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी। तो ये सोचना आप बंद कर दो कि हमने पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया, शायद इस वजह से हमें ये बीमारी ट्रिगर कर दी। क्योंकि पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं, लेकिन ये जो बीमारी है राइटर्स क्रैम्प, ये लाखों में 2 या 3 व्यक्तियों को ही होती है। ओके, कैसे हॉस्पिटल में स्क्राइब का सर्टिफिकेट बन सकता है जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध हो, और ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स कम ही होते हैं। जो डिवीजन वाला जो लेवल होता है वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे बनवाना पड़ेगा, तो भागा दौड़ी बहुत हो जाएगी। आपको डिसाइड करना है कि आप में कितना टाइम है, एनर्जी है, कितनी आप में अभी ताकत बाकी है कि आप इस चीज़ पे, इस बीमारी पे या स्क्राइब सर्टिफिकेट पे दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपको खुद से पूछना है। आप प्लीज़ ये चीज़ें दूसरों से ना पूछें, आप खुद से पूछें कि अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन इस बारे में लेंगे तो मैं आपको कहूँगी कि आप लाइफ में दूसरे अल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढिए। मैं पिछले 10 साल से लगातार परेशान हो रही हूँ कि कुछ हो जाए इस बीमारी का, कुछ सोल्यूशन निकल के आ जाए, या तो ये बीमारी खत्म हो जाए मेरे अंदर से, या तो मैं स्क्राइब के लिए भी बहुत परेशान हुई हूँ, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया। तो हर एक चीज़ के लिए बहुत मशक्क़त करने के बाद, 10 साल परेशान होने के बाद, मेरा एक्सपीरियंस से प्लीज़ कुछ सीखो भाइयों बहनों मेरे, प्लीज़ कुछ सीखो। मैं सेटिस्फाइड फील करूँगी अगर मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस से एक बंदे का भी 1 साल बच जाए। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे एक्सपीरियंस को यूज़ करिए। हर जगह अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है अभी लाइफ में, और उन सभी चीज़ों के लिए टाइम और एनर्जी लगेगा। तो आप अपना टाइम और एनर्जी अभी बचा के रखो। ये चीज़ बार बार मिलती नहीं है, ये एनर्जी आप में हमेशा बनी हुई नहीं रहेगी। हर एज ग्रुप में ये एनर्जीज नहीं होती हैं आपके अंदर। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके लिए इतना बड़ा इशू नहीं है, आप कुछ और अल्टरनेट ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ वो ट्राई करिए। कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करें, मर जाएं, लाइफ छोड़ दें? नहीं, मरना नहीं है। बहुत सारी दूसरी और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। मेडिकल फील्ड से हो तो आप इस चीज़ पे अपना और टाइम और एनर्जी दे सकते हो। जैसे कि मेरी सिस्टर मेडिकल फील्ड से है, वो चाहती है इसी चीज़ पे आगे रिसर्च करना, वो चाहती है कि वो न्यूरोलॉजी पढ़े और आगे जाके, और इस चीज़ को वो देखे कि क्या रीजंस हैं, क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं इसके। तो उसने अपनी लाइफ डिवोट कर दी, लेकिन हम सब मेडिकल वाले नहीं हैं, मेडिकल फील्ड से, तो हम क्या कर सकते हैं। अब मैंने बहुत साल सोचा कि अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, राइटिंग छोड़ दूंगी, तो अब मैं करूंगी क्या। अगर शांति से बैठकर खुद से पूछा कि मुझे क्या करना है, तो मुझे सिर्फ ये समझ आया कि क्योंकि इस बीमारी की वजह से मेरा बहुत लंबा टाइम वेस्ट हुआ है, तो मैं इसी की अवेयरनेस बढ़ाने का काम करूंगी। और मैंने अपना करियर ऑप्शन ये ऑप्ट किया है फाइनली कि मैं इस बीमारी के लिए अवेयरनेस लोगों में फैलाने का काम करूंगी। ऐसे वीडियोस बनाऊंगी, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाऊंगी, जिससे कि लोग देखकर अवेयर हो सकें। लोग बात मानते इसलिए नहीं हैं इस बीमारी के बारे में क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इसके बारे में, वो अवेयर ही नहीं है, इसीलिए आपको इंसल्टिंग फील कराया जाता है। इसीलिए स्क्राइब सर्टिफिकेट बनाने के पहले डॉक्टर 50 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी पूरी जानकारियां नहीं है। हर एक फील्ड का जो डॉक्टर होता है, आप किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या किसी डेंटिस्ट से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि उसको न्यूरोलॉजी वाली चीज़ों के बारे में पता हो, कि उसको ये पता हो कि राइटर्स क्रैम्प की अलग स्पेशलिटी होती है हर डॉक्टर की। आप लिखना अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपके लिए क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। बिजनेस है पेरेंट्स का, तो आप उसको ऑनलाइन मार्केटिंग उसकी कर सकते हैं। मार्केटिंग, ये बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने बिजनेस में अगर ऐड कर दें तो आप प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति के पास फैमिली बिजनेस नहीं होता है, ये मैं जानती हूँ। तो अगर आपकी फार्म लैंड अगर आपके फैमिली में है तो आप उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है। ठीक है, स्कोप बहुत है ऑर्गेनिक फार्मिंग का आगे जाके। तो ऑनलाइन बिजनेस हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर के ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, एडिटिंग सीख सकते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आपने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की है तो आप प्लीज़ टीचिंग में क्यों नहीं आप अपना हाथ ट्राई करें। मैंने 5 साल पहले सोचा था कि मुझे ऑनलाइन टीचिंग करनी है, और मेरी फील्ड में तब तक कोई भी ऑनलाइन टीचर नहीं थे यूट्यूब पर अवेलेबल। तो मैंने कुछ वीडियोस क्रिएट किए, लेकिन उसके बाद मैंने उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दिया, और शायद ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि 5 साल पहले इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कोई भी मेरी फील्ड से रिलेटेड कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं रहा था इतना ज़्यादा।
MPPSC की जो मैं पढ़ाई करवाती हूँ, वो कोई ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल नहीं थे, लेकिन क्योंकि मैंने उस आइडिया को वहीं ड्रॉप कर दिया तो मैं आज रिग्रेट कर रही हूँ कि काश मैंने ऑनलाइन टीचिंग को कंटिन्यू किया होता। तो अगर आपकी फील्ड की कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं तो आप प्लीज़ ऑनलाइन टीचिंग पे भी अपना एक बार ट्राई करिए। वो बहुत ही ज़्यादा उसका स्कोप है आगे जाके। तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, बिजनेस ऑनलाइन कर सकते हैं अपने फैमिली का, या आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, जिनमें कि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। अगर आप ढूंढने जाओगे ना तो इंटरनेट पे आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आपको बस अपना स्किल डालना है गूगल पे कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, और उस पर आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप इस वाली अपनी स्किल को कैसे यूज कर सकते हैं एंड आप उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों का ज्ञान पूरा उपलब्ध है, आपको बस अच्छे से गूगल करने की ज़रूरत है चीज़ें। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स अगर कोई होती है आपके फील्ड में तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में हमें लिखना नहीं पड़ता है, या ऑनलाइन एग्जाम्स में हमको लिखना नहीं पड़ता है, जो सिर्फ MCQ वाले क्वेश्चन होते हैं। ऐसे एग्जाम्स आप ट्राई करिए। अगर आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, बिजनेस नहीं है, फार्मलैंड नहीं है, या आप ऑनलाइन टीचिंग भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपका एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा नहीं है, गार्डनिंग कर सकते हैं, टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। एक छोटा सा गार्डन आपको घर में चाहिए बस। इनफैक्ट कुछ लोगों के पास गार्डन होता भी नहीं है, वो अपने छत पे गार्डनिंग कर लेते हैं, वहां सब्जियां उगा लेते हैं, फूल उगा लेते हैं और बेचते हैं उनको। और ये प्लीज आप इस पर हंसना मत, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो ये सारे करियर ऑप्शंस हैं और इनकी आगे जाके बहुत मांग है। ठीक है, स्कोप है इन चीज़ों का, तो आप इन पे अपना हाथ ट्राई करो करके। फ्री ऐप भी हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखने के लिए, तो आप वो ट्राई करिए, क्योंकि लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की भी बहुत ज़रूरत होती है, ट्रांसलेटर्स की बहुत ज़रूरत होती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कंटेंट राइटर्स की बहुत ज़रूरत होती है कि जो उनका जो भी मटेरियल है उसके लिए उन्हें कोई मिल जाए जो कि प्रूफ रीडिंग कर दे बुक्स की, या प्रूफ रीडिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आगे करियर के लिए। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करिए और अपने जो भी स्किल्स हो सकती हैं उन पे काम करिए थोड़ा सा। आप आगे जाके बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि आप लिख नहीं सकते तो आपके लिए करियर ऑप्शंस बंद हो गए हैं या कम हो गए हैं, है ना। आप अगर चाहें तो बहुत सारे स्किल्स पे काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और फाइनली मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि जो भी आइडिया पहली बार में आते हैं आप उसे तुरंत अप्लाई करना सीखिए। ठीक, डिले करते हैं उसको एप्लीकेशन आइडियाज़ के तो हमारे लिए वो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आए हैं अपने पूरे इस 10 साल के टाइम ड्यूरेशन में, लेकिन मुझे आज इन्हीं चीज़ों का रिग्रेट होता है कि जो भी आइडियाज़ मेरे दिमाग में आते थे वो क्योंकि मैंने एट द टाइम अप्लाई नहीं किए, तो वो आइडियाज़ किसी और ने अप्लाई करते हुए मैंने किसी और को देखा वो आइडियाज़, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मुझे रिग्रेट होता है इस चीज़ का कि काश मैंने वो आइडिया उसी टाइम अप्लाई कर दिया होता तो शायद ये व्यक्ति जो अभी इतना सक्सेसफुल दिख रहा है शायद इसकी जगह पे मैं होती। तो जब भी आपको कोई आइडिया आता है करियर ऑप्शंस को लेके तो आप उसको एट द टाइम अप्लाई कर दीजिए, वेट मत करिए, अपने आप पे सेल्फ डाउट मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस आइडिया को आप अभी छोटा समझ रहे हैं या लोग जिस आइडिया पे आपके हंस रहे हैं वो शायद हो सकता है कि कोई और आपको 2 साल बाद 3 साल बाद उसी आइडिया पे सक्सेसफुल होता हुआ दिखे कोई और इंसान, और तब आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि काश मैंने उसी टाइम पे ये आइडिया अप्लाई कर दिया होता। तो हर किसी के पास सोचने की कैपेबिलिटी होती है। आप सोचिए कि आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं और उन पे काम करिए। आपके आइडियाज़ आगे जाके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आप अपने आप पे पहले भरोसा करिए, कि खुद अपने आप पे भरोसा करना शुरू करोगे उसी दिन लोग आपके ऊपर भरोसा करना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।